बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 28 मुलाहिज़ा फरमाएं। उस रोज शाम के कुछ बाद हम बरामदे के सामने बैठे हुए थे कि घाटी वाले रास्ते से दो आदमी ऊपर आ गए। उनके हुलिये भी हमारे उन दो आदमियों से मुख्तलिफ नहीं थे जो पहले से यहाँ मौजूद थे। उनमें से एक को तो मैंने पहचान लिया, वो रंगूटी था। उसे मैंने अरसा पहले महाराज के जिम्नाजियम में देखा था। महाराज ने हमें हुक्म दिया है कि तुम लोगों को फौरी तौर पर यहाँ से हटाकर दोबारा बैंकॉक पहुंचा दिया जाए। रंगूटी ने मेरे सामने झुकते हुए कहा। आज सुबह फोन पर महाराज से बात हुई थी, उन्होंने तो ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं बताया था। मैंने उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। ये प्रोग्राम अचानक ही बना है, रंगूटी ने जवाब दिया। दरअसल टाइगर को तुम्हारे इस ठिकाने का पता चल गया है, वो आज रात किसी वक्त यहाँ हमला कर सकते हैं, इसलिए तुम लोगों को यहाँ से हटाना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें मुझ पर कोई शुबा हो तो फोन पर महाराज से तस्दीक कर सकते हो। मैं चलने में उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखता रहा, फिर उस कमरे में आ गया जहाँ फोन रखा हुआ था। मैंने रिसीवर उठाकर नंबर मिलाना चाहा तो पता चला कि फोन डेड है। मैंने 2-3 मरतबा क्रेडल टैप किया लेकिन लाइन बेजान थी। मैं रिसीवर रखकर बाहर आ गया और फिर तकरीबन आधे घंटे बाद हम रंगूटी के साथ उस तंग से चटानी रास्ते पर उतर रहे थे। वो नीले रंग की बंद वैन थी जिसके शीशों पर स्याह शीट्स लगी हुई थी। वैन के अंदर से तो हम बाहर देख सकते थे लेकिन बाहर से अंदर नहीं देखा जा सकता था। ड्राइविंग सीट पर एक आदमी बैठा हुआ था। रंगोटी का साथी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और रंगोटी पिछले हिस्से में हमारे साथ बैठ गया। वैन चांद बोरी शहर से होती हुई हाईवे पर आ गई और फिर हाईवे 3 पर मुड़कर तेज रफ्तारी से बैंकॉक की तरफ दौड़ने लगी। तकरीबन 2 घंटे बाद हम बैंकॉक शहर में दाखिल हो चुके थे। वैन विक्ट्री मोनूमेंट के करीब से होती हुई रोथन रोड की तरफ मुड़ गई और फिर कुछ ही देर बाद सोए एरिवन पर घूमकर एक कांटे के सामने रुक गई। हॉर्न बजाने पर गेट खुल गया और वैन अंदर पोर्च में रुक गई। वैन से उतरते हुए मुझे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। रंगूटी के दोनों साथी बाहर ही रुक गए जबकि रंगूटी हमें लेकर एक कमरे में आ गया। ये वसी और इस कमरा कीमती फर्नीचर से आरास्ता था। फर्श पर दवीज कालीन बिछा हुआ था। एक दीवार पर बड़े से फ्रेम में नीम और यहाँ औरत की तस्वीर अवेसा थी। इस तस्वीर को देखकर मेरे दिमाग को एक झटका सा लगा और जिस्म पर चींटियां सी रेंगती हुई महसूस होने लगी। महाराज का ताल्लुक किसी ऐसी जगह से नहीं हो सकता था जहां इस तरह का पूरे साइज और कीमती फर्नीचर हो और किसी औरत की ऐसी उरियान तस्वीर लगी हुई हो जिसे देखते ही पसीना आने लगे। तुम लोग आराम से बैठो, रंगूटी ने बारी बारी हम तीनों की तरफ देखते हुए कहा। मास्टर हुसैन यहाँ मौजूद है, मैं उसे बुला कर लाता हूँ। रंगूटी कमरे से निकल गया। मैं नर्स शीनू और थाईवांग की तरफ देखने लगा। शीनू को तो शायद कुछ अंदाजा नहीं था लेकिन थाईवांग की आंखों में उलझन के तासरात नुमाया थे। शायद वो भी वही कुछ सोच रही थी जो मेरे ज़हन में था। तकरीबन 10 मिनट बाद राहदारी में कदमों की आवाज सुनाई दी। दरवाजा खुला और 3 आदमी अंदर दाखिल हुए। एक रंगूटी था, दूसरा उसका वही साथी था जो हमारे साथ आया था और तीसरे को देखकर मैं उछलकर खड़ा हो गया। वो खानकाह का माजूल मोहतम था, शू फांग। मेरे खदशात दुरुस्त साबित हुए। हमारे साथ धोखा हुआ था, बल्कि मैं धोखा खा गया था। रंगूटी को अरसा पहले मैंने महाराज के जिम्नाजियम में देखा था और पहाड़ी वाले मकान पर उसे देखकर यही समझा था कि वो अब भी महाराज के कैंप में है। लेकिन ये भूल गया था कि यहाँ वफादारियां तब्दील होते देर नहीं लगती। पैसे के लिए लोग अपने आप को बेच देते हैं। शूफांग ने बड़ी होशियारी का सबूत दिया था। उसने एक ऐसे आदमी को भेजा था जिस पर शुबा ना किया जा सके और उससे पहले टेलीफोन की लाइनें काट दी गई थी। रंगूटी ने बड़े एतमाद से कहा था कि टेलीफोन पर महाराज से तस्दीक की जा सकती है क्योंकि वो जानता था कि टेलीफोन पर राब्ता नहीं हो सकेगा। मैं अपने आप में उस वक्त से कुछ बेचैनी सी महसूस करने लगा था जब हम उनके साथ पहाड़ी वाले मकान से रवाना हुए थे और थाईवांग भी गालिबन किसी ऐसी ही कैफियत में मुब्तला रही थी और अब शूफांग हमारे सामने था। उसके जिस्म पर लिबास तो वही बख्शूम वाला था। पीले कपड़े के 3 टुकड़े, एक जिस्म का निचला हिस्सा ढांपने के लिए, दूसरा दरमियानी हिस्से के लिए, तीसरा जिस्म के ऊपर वाले हिस्से को छुपाने के लिए जो बवक्ते जरूरत सर को भी ढांप सके। बख्शू आमतौर पर बहुत सस्ता किस्म का कपड़ा इस्तेमाल करते हैं लेकिन शूफांग और बाज दूसरे बख्शू के जिस्म पर मैंने हमेशा कीमती कपड़ा देखा था। जूता या चप्पल वगैरह इस्तेमाल करना भी बख्शुओं के लिए ममनू था लेकिन शूफांग के पैरों में इस वक्त स्याह मखमल के खूबसूरत स्लीपर नजर आ रहे थे। उसके होंठों पर बड़ी खुरदरी सी मुस्कुराहट और चेहरे पर खबासत थी। मैं उसे देखते ही एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। शीनू और थाईवांग ने भी मेरी तकलीद की। उन दोनों के चेहरों पर खौफ के तासरात नुमाया थे। शीनू को भी अब सूरत की संगीनी का एहसास हो गया था। उसके चेहरे पर हवाइयां सी उड़ने लगी। महाराज के चहीते, शूफांग मेरी तरफ देखते हुए बोला। उसके लहजे में जहर भरा हुआ था। तुम अपने आप को बहुत बड़ा होशियार समझते थे और वो महाराज, वो तो अपने आप को वाकई महाराज समझ बैठा है। चंद गुंडों को अपने इर्द गिर्द जमा करके वो अपने आप को बहुत ताकतवर समझने लगा है। शायद वो भूल गया है कि दैले पर दैला भी होता है लेकिन आज के बाद उसका राजपाट खत्म हो जाएगा। मैं उसे अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा और तुम्हें तो ऐसी सजा मिलेगी कि ना मर सकोगे और ना जी सकोगे। तुम्हें गलतफहमी हुई है शूफांग, मैंने कहा। तुम ये समझते थे कि मैं तुम्हारी जगह लेना चाहता हूँ लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं बख्शू नहीं हूँ।
मेरा तो तुम्हारे मजहब से भी कोई ताल्लुक नहीं। ऐसी सूरत में मैं तुम्हारी जगह कैसे ले सकता हूँ? मुझे तो यहाँ सिर्फ बख्शू की मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। मेरा वार्ड के मामला से क्या ताल्लुक हो सकता है? यही तो अफसोस की बात है कि एक ऐसे शख्स को हम पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है जिसका हमारे धर्म से भी कोई ताल्लुक नहीं। शू फांग ने कहा, मैं जानता हूँ महाराज को भी इस धर्म से कोई लगाव नहीं। वो हमारी धर्मी कौंसिल पर हावी हो रहा है ताकि बैंकॉक की तमाम खानकाहों पर कब्जा कर सके। ये खानकाहें इबादत गाहें नहीं, सोने की कानें हैं। यहाँ रोजाना करोड़ों बात के नजराने चढ़ाए जाते हैं और महाराज इन सोने की कानों पर कब्जा करना चाहता है। मैंने अगर इसमें से थोड़ा सा हिस्सा वसूल कर लिया तो उसे नागवार गुजरा और धर्मी कौंसिल के जरिए मुझे बरतरफ करवा दिया। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम ना होते तो मेरा ये सिलसिला चलता रहता और वो मंसूबा भी नाकाम ना होता जिस पर मैंने बड़ी मेहनत की थी, मगर तुम्हारी मुदाखलत से सारी मेहनत पर पानी फिर गया। कौन सा मंसूबा? मैं चौंके बगैर ना रह सका। लार्ड बुदा के मुजस्मे से सोना चुराने का मंसूबा, शू फांग ने कहा। वो मंसूबा दरअसल मेरा ही था। मैंने टाइगर को उस वार्ड के नक्शे वगैरह फराहम किए थे ताकि उन्हें नाले में ठीक जगह पर पहुंचने में कोई दुश्वारी पेश ना आए। हमें 50-50 मामला तय हुआ था। अगर वो मुजस्मे का अंदर का सारा सोना निकाल कर ले जाते तो उसमें से आधा मुझे मिलता, लेकिन कुछ उसके आदमियों की हमाकत और कुछ तुम्हारी चालाकी की वजह से ये सारा मंसूबा नाकाम हो गया। और फिर दूसरे रोज मैंने ही टाइगर को इतला भिजवाई थी कि तुम वार्ड के गेट के सामने खड़े अकीदतमंदों को दर्शन दे रहे हो। वो गुलदस्ता उसने तुम्हें भिजवाया था जिसमें ताकतवर टाइम बम नस्ब था। ख्याल ही नहीं था कि बम फटेगा तो तुम्हारे जिस्म के चीथे उड़ जाएंगे, मगर तुम हमेशा की तरह इस मर्तबा भी बच गए। और उसके 2-3 दिन बाद वार्ड के हिसाब में बेकायदगियों की वजह से मुझे भी बरतरफ कर दिया गया। मैं महाराज से इंतकाम लेने के लिए मौके की तलाश में था। उसने पहले भी मेरे साथ बड़ी ज्यादतियां की हैं। महाराज को शायद ये शुबा हो गया था कि वार्ड में रहते हुए तुम्हारे साथ कोई ज्यादती की जाएगी, इसलिए तुम्हें वहां से हटा दिया गया। लेकिन पूरे 12 दिन की कोशिश से मैंने पता चला लिया कि तुम कहाँ, और अब देख लो तुम मेरे सामने खड़े हो। मेरे दिमाग में सनसनाहट होने लगी। महाराज ने उस रोज ठीक ही कहा था कि शू फंग बहुत कीना परवर और साजिशी आदमी था। ये इंकशाफ मेरे लिए वाकई बड़ा सनसनीखेज था कि बुद्धा के मुजस्मे से सोने की चोरी का मंसूबा इसने बनाया था। थाइबा के साथ रहते हुए मैं बुद्ध मत और खुसूसन बख्शुओं के बारे में थोड़ा बहुत जान चुका था। बुद्धा को पैरोकार कोई भी शख्स बख्शू बन सकता था। उसके लिए जात पात या रंगो नस्ल की कोई कैद ना थी। अलबत्ता चंद शराइत पर पूरा उतरना उसके लिए जरूरी है। बाप का कातिल ना हो और छूत छात की किसी बीमारी में मुब्तला ना हो। बख्शू बन जाने के बाद भी उसके लिए चंद बातों पर कार बंद रहना जरूरी होता है। सबसे पहली बात तो ये कि वो मेहनत मजदूरी या कोई और काम धंधा ना करे, दूसरों की कमाई पर ऐश करे यानी खाना मांग कर खाए, किसी को कत्ल ना करे, चोरी ना करे, झूठ ना बोले, जना ना करे, बल्कि औरत का ख्याल भी दिल में ना लाए, रक्सो मौसीकी से दूर रहे, कोई नशावर चीज इस्तेमाल ना करे और दोपहर के बाद खाना नहीं खाए, ऊंची और आरामदेह जगह पर मत बैठे और किसी से भीख में भी सोना चांदी कबूल ना करे। मैं तवील अरसे से बख्शू के साथ रह रहा था। बहुत कम ऐसे बख्शू देखे थे जो वाकई इन रहबाना उसूलों पर अमल पैरा थे, जबकि अक्सरियत ऐसे बख्शू की देखने में आई थी जो बड़े धड़ल्ले से इन उसूलों या बुद्धा की तालीमात की खिलाफ वर्जी करते थे। मैं ट्रेनिंग के दौरान में कैंपों में बख्शू के साथ रहा था। वहाँ बहुत से बख्शू ऐसे थे जो दोपहर के बाद रात का खाना भी खाते थे और झूठ भी बड़े धड़ल्ले से बोलते थे। और शू फांग, इसमें तो बुद्ध मत के ये तमाम शरी ऐब मौजूद थे। मुझे हैरत है। मैंने शू फांग की तरफ देखते हुए कहा, तुम लॉर्ड बुद्धा के पैरोकार हो, राहब हो, तुम्हें तो तारक दुनिया होना चाहिए। इन सब चीजों से तुम्हारा क्या सरोकार? और फिर बुद्धा के मुजस्मे से सोने की चोरी, क्या ये गुनाह नहीं? गुनाह? शू फांग ने हल्का सा कहका लगाया। ये कहाँ का इंसाफ है कि वो दूसरे लोग तो ऐश करें, उनके पास दुनिया की हर आसाइश मौजूद हो, वो खूबसूरत औरतों से दिल बहलाएं और हम फाके करें, हम औरत की तरफ आंख उठाकर भी देखें तो इसे गुनाह समझा जाए। और फिर ये कहाँ की अकलमंदी है कि मनों के हिसाब से सोना इस तरह जाया कर दिया जाए। लॉर्ड बुद्धा को सोने की जरूरत नहीं। उसकी आत्मा ये देखने के लिए नहीं आएगी कि उसका मुजस्मा सोने में डाला गया है या किसी पत्थर से तराशा गया है। सोने की जरूरत तो हम जैसे लोगों को है ताकि इससे जिंदगी की आसाइशें हासिल की जा सके। मैंने ये सोना हासिल करने के लिए कोशिश की थी, कामयाब नहीं हो सका, कोई बात नहीं, लेकिन अब मुझे ऐसा और एक मौका मिल गया है कि उस सोने की माली से कई गुना ज्यादा रकम हासिल कर सकता हूँ। कोई और शैतानी मंसूबा? मैंने चुभती हुई नजरों से उसे देखा। इसे मेरी जहानत कहो। शू फांग के ऊँटों पर मकरूस ही मुस्कुराहट आ गई। तुम्हारी वजह से टाइगर को भी बहुत नुकसान उठाना पड़ा है और फिर उसके दोस्तों को तुम्हारी जरूरत है। मेरा ख्याल है उनके पास दौलत की कमी नहीं, वो दुनिया के एक सिरे से तुम्हारा पीछा करते हुए आए हैं। इसका ये मतलब भी है कि तुम उनके लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखते हो। वो तुम्हारे सर की मुंह मांगी कीमत दे सकते हैं। मैं आज रात ही टाइगर को पैगाम भिजवा दूंगा कि तुम मेरे कब्जे में हो। मुझे तुम्हारी मुंह मांगी कीमत मिल जाएगी। मैंने इतनी दौलत जमा कर रखी है कि मेरी आने वाली नस्लें भी आराम से बिना कोई काम किए ऐश कर सकती हैं। तुम्हारी कीमत वसूल करते ही मैं हिंदुस्तान चला जाऊंगा। वहां के मंदिरों में भी बड़े बड़े पादरी पंडित पड़े हैं।
2-4 से तो मेरा राब्ता भी है। मैंने यहाँ से निकलने के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं, लेकिन शायद तुम ऐसा ना कर सको। मैंने कहा, महाराज को अब तक पता चल गया होगा कि हमें अगवा कर लिया गया है। वो तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालेगा। और फिर तुम टाइगर और उसके साथियों को नहीं जानते। ये मालूम होने के बाद कि मैं तुम्हारे कब्जे में हूँ, वो तुम्हारी जिंदगी का चिराग खुल कर देंगे। मैं ऐसा बेवकूफ भी नहीं हूँ कि उसे दावत देकर यहाँ बुला लूँ। शूफांग ने कहा, उससे बातचीत दूसरे जराये से होगी और तुम्हें उसके हवाले उस वक्त किया जाएगा जब वो मतलूबा रकम मेरी बताई हुई जगह पर पहुंचा देगा। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर कहने लगा, मुझे तुम्हारी वजह से यहाँ से भागने का प्रोग्राम बनाना पड़ा। मुझे वार्ड के मुजस्मे का सोना हासिल ना कर सकने का अफसोस रहेगा। इस वक्त मेरा दिल तो ये चाह रहा है कि तुम्हारे टुकड़े करके कुत्तों के आगे डाल दूं, लेकिन मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि इस तरह तुम्हारी कीमत कम हो जाएगी। अलबत्ता तुम्हारी ये दोस्त, उसने थाईवान की तरफ देखा, इसी दौरान में मेरा दिल बहला सकती है। इसको देखकर न जाने क्यों मेरे दिल में गुदगुदी सी होने लगती है। सिर्फ मैं ही नहीं, इस वार्ड के चंद और बख्शुओं की नीयत भी डामाडोल हो रही है। अगर ये सारी गड़बड़ ना होती तो हम लोग किसी रात वार्ड के तय खाने में ही इसकी दावत उड़ाते, लेकिन आज ये सिर्फ मेरा दिल बहलाएगी। थाईवान का चेहरा धुआं हो गया। वो मुझसे 3-4 कदम के फासले पर खड़ी थी। हमारे दरमियान शीशे के टाप वाली एक काफी टेबल हाइल थी। शूफांग नपे तुले कदम उठाता हुआ थाईवान के सामने पहुंच गया। रंगूटी और उसके साथी ने राइफलें तान ली। शूफांग की नजरें थाईवान के चेहरे पर मरकूज थी और फिर उसने अचानक ही हाथ बढ़ाकर थाईवान के गिरेबान को जोरदार झटका दिया। कमीज के सारे बटन टूट गए और वो सामने से बरहना हो गई। तो तुम शैतान, अपने मुकद्दस में कामयाब नहीं हो सकोगे, थाईवान चीखी। उसके साथ ही उसने शूफांग के मुंह पर थूक दिया। शूफांग ने अचानक ही उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इस कदर जोरदार था कि थाईवान चकराकर पुश्त के बल सोफे पर गिर गई। शूफांग की आंखें सुर्ख हो गई, चेहरे पर दरिंदगी सी आ गई। वो कपड़े के पल्लू से अपने चेहरे पर से थूक साफ करने लगा। मेरी जिंदगी में बहुत सी लड़कियां आई हैं, अपने आप को सुपुर्द कर देने वाली भी, और तुम जैसी खुद सर भी, लेकिन किसी में इतनी जुर्रत पैदा नहीं हुई कि मेरे मुंह पर थूक सके। मैं तुम्हारा वो अशर करूंगा कि तुम मेरे पैरों के तलवे चढ़ने पर मजबूर हो जाओगी, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। कोमू, उसने आखिरी अल्फाज रंगूटी के साथी की तरफ देखते हुए कहे, राधु को बुलाओ और इसे तय खाने वाले कमरे में पहुंचा दो। कोमू जिस आदमी का नाम था, उसने आवाज देकर राधु नामी उस आदमी को बुला लिया जिसने गेट खोला था। वैन हमें यहाँ छोड़ने के बाद वापस चली गई थी। मुझे इस बात का अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि शूफांग के अलावा इस काटेज में सिर्फ 3 आदमी और थे, रंगोटी, कुमू और राधु। शीनू एक तरफ खड़ी होले होले कांप रही थी। मौजूदा सूरत-ए-हाल से उसे ये नतीजा अखज़ करने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी कि उसके साथ भी यही कुछ होगा जो थाईवान के साथ होने जा रहा था। वो आने वाले लम्हात के तस्वर ही से कांप रही थी। कोमू और राधु ने थाईवान को बाहों से पकड़ लिया और उसे दरवाजे की तरफ खींचने लगे। थाईवान पूरी तरह मुजाहमत कर रही थी, मगर उन मुस्टंडों के सामने उसकी ताकत कम थी और उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गए। इसका क्या करना है? रंगूटी ने शीनू की तरफ देखते हुए पूछा। ये आज रात भर के लिए हम तीनों की है, शूफांग ने मैंने खेज अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन पहले इसे भी तय खाने में पहुंचाना होगा। उसने मेरी तरफ इशारा किया। इस लड़की के साथ मैं जो कुछ भी करूंगा इसकी मौजूदगी में करूंगा। मैं भी जो तो अब खा कर रह गया वो वाकई शैतान था। मैंने शीनू की तरफ देखा। खौफ की शिद्दत से उसका चेहरा इस तरह सफेद पड़ गया जैसे जिस्म का सारा खून नुचड़ गया हो। मैंने मुताद नजरों से इधर उधर देखा। शूफांग और मेरे बीच में काफी टेबल हाइल थी। रंगूटी बाईं तरफ 5-6 कदम के फासले पर राइफल ताने खड़ा था। अगर वो दोनों एक दूसरे से करीब होते तो शायद मुझे कोई कार्रवाई करने का मौका मिल जाता, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल थी उसके पेश नजर मेरे लिए कोई मौका नहीं था। कोमू और राधु थाईवान को छोड़कर आ गए। शूफांग के इशारे पर उन दोनों ने शीनू को गिरफ्त में ले लिया और रंगूटी ने मुझे राइफल की जद पर लेकर वहां से चलने का इशारा किया। हम उस कमरे से निकलकर एक और शानदार बेडरूम में आ गए। एक अलमारी अपनी जगह से हटी हुई थी और उस जगह दीवार में खला था। अंदर रोशनी थी और सीढ़ियां नजर आ रही थी। ये तय खाने का वसीउ अरीज कमरा भी बहुत शानदार था। दबीज कालीन बिछा हुआ था। एक तरफ शानदार डबल बेड था, एक तरफ सोफा सेट था, 2-3 सीधी पुश्त वाली कुर्सियां थी, एक ड्रेसिंग टेबल थी और दीवारों पर उरियान तस्वीरें लगी हुई थी। ये तस्वीरें भी ऐसी थी कि शैतान भी देखकर शर्मा जाए। इस कमरे में हर वो चीज मौजूद थी जो किसी आयाश आदमी के कमरे में होनी चाहिए। थाईवान सीधी पूछ वाली एक कमरी से बंधी हुई थी। शूफांग ने रंगूटी से राइफल लेकर मुझे जद में ले लिया और रंगूटी को इशारा किया। उसने मुझे दूसरी कुर्सी पर बिठाकर बांध दिया। ठीक है, तुम जाओ, उसने रंगूटी की तरफ देखते हुए कहा। जरूरत हुई तो तुम्हें तलब कर लूंगा। मेरी इजाजत के बगैर अंदर आने की कोशिश मत करना। रंगूटी ऊपर चला गया। तय खाने का रास्ता खुद ब खुद बंद हो गया। ये कॉटेज मैंने अपनी मर्जी से तामीर करवाया था, शूफांग बोला। चंद वफादार कुत्तों के सिवा किसी को इसके बारे में इल्म नहीं। इस कॉटेज में ऐसे ऐसे कमालात हैं कि तुम्हें देखकर हैरत होगी, लेकिन मैं तुम्हें कॉटेज दिखाने के लिए नहीं लाया। इस वक्त तो मैं एक ऐसी चीज दिखाऊंगा कि तुम दोनों की तबीयत खुश हो जाएगी। उसने ड्रेसिंग टेबल की ऊपर वाली दराज खोली। उसमें रखा हुआ पिस्तौल मेरे अलावा थाईवान ने भी देख लिया था, लेकिन उसने पिस्तौल नहीं निकाला।
रिमोट कंट्रोल जैसी कोई चीज निकालकर उसने दराज बंद कर दी। रिमोट कंट्रोल का रुख एक दीवार की तरफ करके उसने बटन दबा दिया। दीवार का 4 मुरब्बा फुट का एक टुकड़ा शटर की तरह ऊपर उठ गया। उस खला में एक खूबसूरत टीवी ट्राली रखी हुई थी। टीवी के साथ एक टेलीफोन सेट भी था। उसने ट्राली बाहर खींच ली और टेलीफोन उठाकर करीब ही एक सोफे पर बैठ गया और रिसीवर उठाकर नंबर मिलाने लगा। लाइन मिलने में ज्यादा देर नहीं लगी। शूफांग बोल रहा हूँ मिस्टर टाइगर, वो माउथ पेस में बोला। मुझे अफसोस है हमारा वो मंसूबा कामयाब नहीं हो सका, लेकिन हमारे दरमियान एक और डील हो सकती है। वो चलने में खामोश रहकर दूसरी तरफ की बात सुनता रहा, फिर बोला, गुड, तुम समझदार हो, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। वो इस वक्त मेरे कब्जे में है, ठीक है, सौदा हो सकता है। कल सुबह 11 बजे मेरा आदमी तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, उससे मामला तय हो जाएगा। वो जो भी फैसला करेगा फाइनल होगा। गुड, तो फिर कल सुबह 11 बजे मेरे आदमी का इंतजार करना। उसने रिसीवर रख दिया और होंठों पर मकरूज सी मुस्कुराहट फैलाते हुए मेरी तरफ देखने लगा। तुम आज की रात मेरे मेहमान हो, वो बोला। मुझे उम्मीद है कि कल ये सौदा हो जाएगा और तुम्हें कल शाम तक तुम्हारे इन दोस्तों के हवाले कर दिया जाएगा जो अरसे से तुम्हें तलाश करते फिर रहे हैं। इसमें शुबा नहीं कि मैं इस वक्त तुम्हारे कब्जे में हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारा ये शैतानी मंसूबा कामयाब नहीं हो सकेगा। मैंने कहा। मैं बिल्कुल खौफजदा नहीं था और न जाने मुझे ये क्यों यकीन था कि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेगा। मेरे हाथ कुर्सी की पुष्ट पर बंधे हुए थे और मैं अपनी कलाइयों को मुसलसल हरकत दे रहा था। मुझे यकीन था कि हाथों को इस तरह हरकत देने से नायलून की रस्सी ढीली हो जाएगी और मुझे कुछ करने का मौका मिल जाएगा। इसमें शुबा नहीं कि शूफांग शैतान से भी 2 हाथ आगे था। जो शख्स राह बनकर अपने धर्म को धोखा दे सकता है, उससे किसी भी बात की तवक्को की जा सकती है। उसने ट्राली के निचले हिस्से में रखे हुए VCR पर एक वीडियो केस लगाकर टीवी ऑन कर दिया। स्क्रीन पर चलने में जरा से झिलमिलाते रहे और फिर फिल्म शुरू हो गई। जिस बात को भड़काने वाली नायत शर्मनाक फिल्म थी। मर्द और औरत शैतानी खेल खेल रहे थे। मैंने एक लम्हे को आंखें बंद कर ली। वो थाईवान की कुर्सी की पुष्ट पर पहुंचकर रुक गया और पुष्ट पर बंधे हुए उसके हाथ खोलने लगा। वो थाईवान को बाहों के शिकंजे में जकड़कर आगे ले आया और धक्का देकर बेड पर गिरा दिया। थाईवांग ने मुजामत करने की कोशिश की तो शूफांग ने उसे गिरफ्त में ले लिया। शूफांग उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था, मगर थाईवांग मुजाहमत करती रही। इस मुजाहमत में उसकी कमीज फटकर जिस्म से अलग हो गई। वो ऊपर से बिल्कुल बरहना हो गई थी। मैं अपने हाथों को मुसलसल हरकत दे रहा था, लेकिन रस्सी की गिरें किसी तरह ढीली होने का नाम नहीं ले रही थी। रस्सी की रगड़ से मेरी कलाइयों में तकलीफ होने लगी, लेकिन मैंने अपनी कोशिशें जारी रखी। मेरा जिस्म पसीने में तर था। थाईवांग शूफांग के बोझ तले दबी हुई थी। उसने अचानक ही शूफांग की टांगों के बीच में जरब लगाई। शूफांग भी बिलाता हुए बेड पर उलट गया। थाईवांग उसे धकेलते हुए उठने की कोशिश करने लगी। वो जैसे ही बेड से उतरी, शूफांग ने लपक कर उसे पकड़ दिया। मेरे हाथ अगरचे कुर्सी की पुष्ट पर बंधे हुए थे, मगर पैर आजाद थे। और ये रंगूटी की बहुत बड़ी गलती थी कि उसने मेरे पैर कुर्सी के पायों के साथ नहीं बांधे थे। और अब मैंने उसकी इस गलती से फायदा उठाने का फैसला कर लिया। मैं इस तरह उठकर खड़ा हो गया कि कमर दोरी थी। मैं करीब पहुंचा तो शूफांग मुझे देखकर मेरी तरफ लपका। मैं बड़ी तेजी से घूम गया। कुर्सी का पाया उसके घुटने की हड्डी पर लगा। वो बिला उठा। मैंने उसे संभलने का मौका दिए बगैर एक और वार किया। इस मर्तबा कुर्सी का पाया उसके दाएं बाजू की कूनी पर लगा। इंसानी जिस्म के ये 2 ऐसे प्रेशर पॉइंट थे कि इन पर लगने वाली मामूली सी चोट भी तड़पा देती है। इस पर मुस्तज़ाद ये कि थाईवांग ने घुटने की एक और ज़रब उसकी ठोड़ी पर लगा दी। उसके साथ ही वो ड्रेसिंग टेबल की तरफ लपकी। शूफांग को सूरतेहाल की संगीनी का अंदाजा हो गया। वो अपनी तकलीफ भूलकर थाईवांग की तरफ लपका, लेकिन मैं रास्ते में आ गया। मेरे हाथ कुर्सी की पुष्ट पर बंधे हुए थे और कुर्सी मेरी पुष्ट पर थी, जिससे मेरी कमर दोरी थी। लेकिन मेरी ट्रेनिंग काम आ रही थी। कमर दोरी होने के बावजूद मुझे तकलीफ का एहसास नहीं था। मैं एक बार फिर पूरी कुव्वत से घूम गया। इस मर्तबा कुर्सी का पाया इस जोर से उसके कूल्हे पर लगा कि पाया भी टूट गया। शूफांग भी बिलाता हुआ मुंह के बल गिरा। वो उठने की कोशिश कर रहा था, मगर थाईवांग को इस मर्तबा ड्रेसिंग टेबल तक पहुंचने का मौका मिल गया। उसने बड़ी उजलत में दराज खोलकर पिस्तौल निकाल लिया। उसके साथ ही उसने दराज में रखा हुआ एक खंजर भी उठा लिया। शूफांग उठने की कोशिश कर रहा था। थाईवांग ने उसके मुंह पर जोरदार ठोकर मार दी। वो पीछे उलट गया। थाईवांग उछलकर मेरी पुष्ट पर पहुंच गई और मेरी बंदिशें काटने लगी। 2-धारी खंजर खासा अबदार था। एक ही झटके में रस्सियां कट गईं। मैंने रस्सियों और कुर्सी को अपने जिस्म से अलग किया और कलाइयां मसलने लगा। थाईवांग ने पिस्तौल मेरे हाथ में थमा दिया। शूफांग उठने की कोशिश कर रहा था, मगर खंजर बकफ थाईवांग को अपनी तरफ बढ़ते देखकर उसकी आंखों में दहशत सी उभर आई और वो कालीन पर घिसटता हुआ आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। बस शौक पूरा हो गया। थाईवांग उसके सामने रुक गई। अभी तो खेल शुरू भी नहीं हुआ। देखो कितना खूबसूरत है मेरा जिस्म। मुझे देखकर तुम्हारे दिल में गुदगुदी होने लगती है ना। अब पीछे क्यों हट रहे हो? आओ खेलो ना मेरे जिस्म से। डर क्यों रहे हो? आओ मेरे आशिक, मैं तुम्हारे सामने हूँ। पीछे मत हटो, अपनी हसरत पूरी करो। शूफांग की आंखें खौफ और दहशत से फटी पड़ रही थी और फिर अचानक ही वो चीख चीख कर रंगोटी और कोमू वगैरह को पुकारने लगा। थाईवांग ने टीवी का फुल वॉल्यूम खोल दिया ताकि उसके चीखने की आवाज तय खाने से बाहर ना जा सके।
मैं थाईवान के चेहरे को देख रहा था। वो जुनूनी कैफियत में मुबतला थी। वो जो कुछ करने जा रही थी मैं उसे रोक नहीं सकता था। शूफांग ने जैसे उठने की कोशिश की, थाईवान चीखती हुई उस पर झपटी। दोधारी खंजर शूफांग के पेट में पेवस्त हो गया। वो ज़िबा होते हुए बकरे की तरह बिलबिला उठा। थाईवांग ने खंजर खींचा तो पेट से खून की धार बह निकली। मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी, वो गुर्राती हुई बोली। तुम्हें इस काबिल भी नहीं छोड़ूंगी कि अपने आप को जिंदों में शुमार कर सको। वो जुनूनी अंदाज में उसके बाजुओं और टांगों पर पे दर पे खंजर के वार करती रही। शूफांग के जिस्म से खून की धारें बहती रहीं और वो चीखता रहा। और फिर थाईवांग ने जब उसके जिस्म के निचले हिस्से पर बंधा हुआ कपड़ा खींचकर अलग किया तो मेरी समझ में नहीं आ सका कि वो क्या करना चाहती है। लेकिन दूसरे ही लम्हे मैं कांप उठा। थाईवांग ने खंजर के एक ही वार से उसकी मर्दानगी जड़ से उखाड़ फेंकी थी। इन जख्मों से तुम मरोगे नहीं, तुम्हें डॉक्टर बचा लेंगे, वो उसके मुंह पर थूकते हुए बोली। तुम जिंदा रहोगे और जिंदगी के आखिरी लम्हों तक ये याद रखोगे कि तुम्हारा ये हाल उस कमजोर और बेबस औरत ने किया था जिसे तुम पामाल करना चाहते थे। मैं चाहूं तो एक ही वार से तुम्हारी शहरा काट कर तुम्हें मौत के घाट उतार सकती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में मौत सजा नहीं, निजात का बायस बनती है। सजा तो वो है जिसे जिंदगी की आखिरी सांसों तक याद रखा जाए। जब तक तुम जिंदा रहोगे इस सजा को याद रखोगे। शूफांग जानदार आदमी था। इतने जख्म खाने के बावजूद बेहोश नहीं हुआ था। थाईवांग ने एक बार फिर उसके मुंह पर थूक दिया और मुड़कर मुझे इशारा किया। हम दोनों बहुत मोहतात अंदाज में तय खाने से बाहर आ गए। थाईवांग जिस्म के बालाई हिस्से से बरना थी, लेकिन उसे शायद अपनी बरनगी का एहसास नहीं था। उस पर अब जनूनी सी कैफियत तारी थी। हम मोहतात अंदाज में दबे कदमों आगे बढ़ते रहे। एक कमरे से दबी दबी चीखों की आवाज सुनाई दे रही थी। दरवाजा भिड़ा हुआ था, लेकिन दोनों पट्टों के बीच में तकरीबन आधे इंच की दूरी थी। मैंने झांक कर देखा, वो तीनों उस कमरे में थे। मैंने टांग की जोरदार ठोकर से दरवाजा खोल दिया और उछलकर अंदर आ गया। थाईवांग भी मेरे साथ थी। बस अब खेल खत्म हो गया, छोड़ दो इसे, मैंने चीख कर कहा। पिस्तौल इस वक्त भी मेरे हाथ में था।